Hello friends, this is Chandan Raj. Today we will discuss the term joinder of parties. जो प्रोवाइड किया गया है पार्टीज टू सूट के अंदर ऑर्डर 1 और रूल 1 और 3 में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि पार्टीज टू सूट जो ऑर्डर 1 में दिया गया है उसका मतलब क्या होता है। तो कहता है ऑर्डर 1 जो है सीपीसी का वो किस किस बात को डील करता है। तो कहता है कि सबसे पहले बात करता है पार्टीज टू सूट के रिगार्डिंग, और इसमें क्या क्या और कंटेंट करता है। तो कहता है कि ऑर्डर 1 जो है पार्टीज टू सूट डील करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टर्म यूज किए गए हैं कि जैसे कि प्रोविजन फॉर एडिशन, डिलीटिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज, ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये सब हमारा ऑर्डर 1 ऑफ द कोड डील करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म आया कि ऑर्डर 1 ऑफ द कोड पार्टीज टू सूट डील करता है। तो सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि पार्टीज टू सूट होता क्या है। तो कहता है पार्टीज का मतलब क्या होता है कि उसमें जो पक्ष होता है, पार्टी जो होता है, तो एक डिफेंडेंट होगा या प्लेंटिफ होगा। सूट का मतलब क्या होता है, तो सूट कहता है कि हमारा सीपीसी में कहीं भी सूट के मतलब डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर जो हम लोग जनरल मीनिंग निकालते हैं तो एक सिविल प्रोसीडिंग्स है। ठीक है, एक सिविल प्रोसीडिंग है जो क्या करता है, इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। एक प्लेंट के प्रेजेंटेशन के द्वारा जो इंस्टीट्यूट किया जाता है, ठीक है, वही हमारा सूट कहलाता है। ठीक है, तब कहता है सूट में इसेंशियल टॉपिक क्या क्या है, इसेंशियल एलिमेंट क्या है सूट का। तो कहता है सूट का अगर जो होने के लिए, एक सूट होने के लिए उसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। जैसे कि अगर जो अपोजिंग पार्टीज है, ठीक है, तो सूट कहलाएगा। सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट है तब वो सूट कहलाएगा। कॉज ऑफ एक्शन है उसमें तब सूट कहलाएगा। और रिलीफ की जो बात करता है वो हमारा सूट कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली रूप से कवर करेंगे ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के रिगार्डिंग। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग मेन रूप से ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज होता क्या है, सबसे पहले बात को समझना। तो कहता है कि ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज कब अराइज होता है। कहता है कि अगर जो उसमें से वो मैटर, जैसे कि कोई मैटर है, आप बात को समझिए कि जैसे कि इसमें कोई एक आदमी है, उस बी और सी पर केस कर दिया। ए एक आदमी है, वो बी और सी पर केस किया, तो यहाँ ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज है। या बी सी दोनों मिलकर ए पे कर दिया, वो ज्वाइंडर ऑफ पार्टी कहलाया। मतलब कि ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव्स या डिफेंडेंट अराइज होता है। मतलब अगर जो दो मिलके करेगा एगो पे तो प्लेंटिव कहलाया, या फिर एगो मिलके दो गो पे करेगा तो वो डिफेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले कहता है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, मतलब द क्वेश्चन ऑफ ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज में अराइज एदर एज रिगार्ड द प्लेंटिव और एज रिगार्ड्स द डिफेंडेंट। या तो मतलब कि प्लेंटिव के रिगार्ड में अराइज होगा या डिफेंडेंट के रिगार्ड में, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखें। ठीक है, कहता है कब अराइज होगा, कहता है कि ये सिर्फ जब अराइज होगा जब दो या उससे ज्यादा पर्सन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, या अफेक्ट करेगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा पर्सन को। ठीक है, तभी ये ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज अराइज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव के बारे में। ठीक है, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव मतलब इसमें जो बताएं कि ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज किसके किसके रिस्पेक्ट में, किसके किसके रिगार्ड में होगा, तो प्लेंटिव के रिगार्ड में और डिफेंडेंट के रिगार्ड में। तो हम लोग बात करते हैं ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव के रिगार्ड में, जो रूल 1 में बताता है। ऑर्डर 1 का रूल 1 में बताता है कि ऑल पर्सन्स हैविंग अ कॉमन कॉज ऑफ एक्शन, अगर तो सभी का कॉमन कॉज ऑफ एक्शन रहेगा, ठीक है, तो वो हमारा ज्वाइंडर और ज्वाइन एज प्लेंटिव कर जाएगा, मतलब वो प्लेंटिव के जैसा ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है इसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। ज्वाइंडर और प्लेंटिव के लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला कहता है कि सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक्ट अलग अलग हो, सेम एक्ट हो। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन में ही ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव आएगा। ठीक है, और दूसरा कहता है कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मुद्दा जो वहां पे उठना चाहिए, कॉमन जितना भी मुद्दा है सभी मतलब कि एक ही लॉ से उसको किया जाना चाहिए। ठीक है, तय तो एक ही फैक्ट अराइज होना चाहिए, उसमें अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग लॉ, अलग अलग फैक्ट अराइज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स के बारे में, जो कि हमारा रूल 3 में दिया गया है।
ऑर्डर 1 रूल 3 में बताया गया है कि अंडर रूल 3 बहुत सारे पर्सन्स, ठीक है, एक डिफेंडेंट के जैसा ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी 2 इसेंशियल कंडीशन बताया गया है, सेम जो हमारा उसमें बताया गया है, इसमें अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो अगेंस्ट क्या होना चाहिए, सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए। इसी तरह उसके अगेंस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होना चाहिए, तब हमारा वो कहलाएगा ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स, जो कि हमारा रूल 3 में बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि एक इसको इलस्ट्रेशन के मतलब समझ लेते हैं, कि जैसे कि एक सिंपल सी बात बताते हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको उसने बी और सी पर असॉल्ट का केस किया, ठीक है, क्या तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन ऑफ ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट आ जाएगा। लेकिन अगर जो, ठीक है, ए बी मिल करके सी पर असॉल्ट किया तो क्वेश्चन ऑफ ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स आ जाएगा। इसी तरह से हमारा बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, उस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे लास्ट होता है। थैंक यू।